हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। भाई आप सभी यानी कि हम बात कर रहे हैं आज क्लास 9 हिंदी कोर्स बी के स्टूडेंट्स के लिए। तो आप सभी का हमने सिलेबस जो स्टार्ट किया इतनी लेट, लेकिन देखिए करते करते कितनी जल्दी हमने अपनी एक बुक स्टार्ट कर दी, उसे ख़त्म कर दिया और अब हम अपनी दूसरी बुक को भी स्टार्ट कर चुके हैं। यानी कि हम बात कर रहे हैं अपनी बुक संचयन भाग 1 की। संचयन बुक हमने अभी लास्ट वीडियो में स्टार्ट करी, जिसमें हमने अपना फर्स्ट चैप्टर गिल्लू आपको समझाया कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कैसी हैं, सारी चीज़ें हमने आपको समझा दी। अब हम बात कर रहे हैं कि इसी बुक में जो एनसीईआरटी बुक है, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो इन क्वेश्चंस में जो आपकी ये जो बुक रहती है ना, ये जो संचयन बुक है, इसमें वेरिएशन नहीं रहता। पहली चीज, जैसे हम लोगों ने अब इससे पहले स्पर्श बुक पढ़ी तो उसमें मौखिक प्रश्न भी थे, लिखित प्रश्न थे, जिसमें आपके लघु उत्तरीय भी थे, दीर्घ उत्तरीय थे, आश्रय स्पष्ट करो, सब कुछ था। लेकिन ऐसा कुछ इस बुक के एनसीईआरटी क्वेश्चंस के साथ में नहीं रहता। इनमें सिंपल क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके आंसर, और ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं दिए, खाली 9 क्वेश्चंस आपके इस चैप्टर में दिए गए। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर याद रखना कि एग्ज़ाम में जब इस बुक से क्वेश्चंस आएंगे आपके पास में, तो वो लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, यानी कि जिनका आंसर आपको 50 टू 60 वर्ड्स के अंदर लिखना। देखिए, हमेशा मैं वर्ड लिमिट आपको हमेशा बताती हूँ, क्योंकि लिटरेचर में ये याद रखिएगा, हमें वर्ड लिमिट्स के अंदर बांधा जाता है और हमें उसी के अंदर बंध के काम करना पड़ता है। हम बियॉन्ड द लिमिट नहीं जा सकते, ये ध्यान रखिएगा। अगर उन्होंने बोला है कि 50 टू 60 वर्ड, तो मिनिमम 50 वर्ड्स होने चाहिए और मैक्सिमम 60 वर्ड। अब आप बोलो कि आपने 45 लिख दिया तो आपको कम नंबर मिलेंगे, ठीक है। अगर आपने ये सोचा कि हम चलो 65 69 तक लिख दें, कौन देखता है क्या करता है, उसमें भी आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे, ठीक है ना। तो बियॉन्ड द लिमिट जाने की कोशिश नहीं करना, ठीक है, बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि उससे दो चीज़ें होंगी। पहली बात तो कोई मार्क्स आपको ज़्यादा मिलने वाले नहीं हैं। हो सकता है अगर एग्जामिनर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होगा तो वो जो है मार्क्स काट भी सकता है, और सपोज़ आपका उतना एक्स्ट्रा लिखने में टाइम भी जाएगा, क्योंकि टाइम तो अभी हमें आगे भी देना होता है ना। तो ये हमेशा ध्यान रखना, अभी आपका ये इंटरनल एग्ज़ाम है, तो इंटरनल एग्ज़ाम में ही अभी अपने आप को बांधना शुरू कर दो, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम तक ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करनी पड़ती हैं। तो अभी से अगर आप ये करना शुरू कर दोगे तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा नेक्स्ट ईयर आपको ये सारी चीज़ें मैनेज करने में, ठीक है। तो आज हम कर रहे हैं अपनी संचयन बुक के फर्स्ट चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस, ठीक है। शुरू करें। तो जैसे आप देख रहे हो कि आज हम कर रहे हैं क्लास 9 हिंदी कोर्स बी की हमारी बुक है संचयन भाग 1। इसका पहला चैप्टर है गिल्लू, जो हमारे सामने प्रस्तुत किसने किया था? महादेवी वर्मा जी ने। ये एक संस्मरण है। अब थोड़ा सा कहानी आपको मैं बता देती हूँ कि इस पूरे चैप्टर में महादेवी वर्मा द्वारा एक छोटी सी गिलहरी को पाला किया गया था। अब उन्होंने उसकी जान बचाई थी तो वो उन्हीं के साथ रहा। करीबन 2 साल तक वो गिलहरी उनके साथ रही, जिसका नाम रहा गिल्लू। गिल्लू के साथ उनका जीवन किस तरीके से बीता, क्या रहा, उसके अंतिम क्षण कैसे रहे, जब महादेवी वर्मा जो है वो बहुत ही कठिन परिस्थितियों में थी, उस समय गिल्लू इनकी साथ किस तरीके से देता था, कैसे वो बाहर गिलहरियों के साथ खेलता था, सब कुछ जो है इसमें दिया गया है। इस चैप्टर में हमने पढ़ा है और समझा है, ठीक है। इवन उसके मरने के बाद उसकी समाधि यानी कि उसको कहाँ पर दफनाया गया, ये बात भी इसमें मेंशन की गई है। हम लोगों ने पढ़ा था। तो पूरा चैप्टर हमने पढ़ लिया। अब ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, क्योंकि क्वेश्चंस में पूछी जाएंगी, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। एनसीईआरटी आपकी जो बुक है उसमें करीबन 9 क्वेश्चंस दिए गए हैं इस चैप्टर के। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, सोन जूही में लगी पीली कली को देखकर लेखिका के मन में कौन से विचार उमड़ने लगे? अब सोन जूही की लता, उसमें जो है एक पीली कली खिली, उस पीली कली को देखकर लेखिका को किसकी याद आई थी? लेखिका को याद आई थी गिल्लू की, क्योंकि उसी सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू
को दफनाया गया था और दफनाते समय लेखिका ने कहीं ना कहीं अपने मन में ये विचार कर रखा था कि जब वसंत ऋतु में इस लता पे कोई एक पीली कली खिलेगी तो वो गिल्लू का ही कहीं कोई स्वरूप होगा, क्योंकि वो बेल गिल्लू को बहुत पसंद थी। वो जब भी बाहर जाता वो उसी बेल पर उछल कूद करता बाकी गिलहरियों के साथ में, तो वो उसको बहुत प्रिय थी। सोन जूही में लगी पीली कली को देखकर लेखिका उस छोटे जीव की याद करने लगी जो उसे घनी लताओं के बीच छिपा, घायल और बेसुध मिला था। ठीक है ना, वहां पर मिला था। लेखिका को गिल्लू नन्हा गिलहरी से इतना लगाव हो गया था कि उसकी मृत्यु के पश्चात भी वह उसे भुला नहीं पा रही थी। अब वो छोटा सा ही प्राणी था, मिला वहीं पर, उसे दफनाया वहीं पर, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी यादें हमारी लेखिका के अंदर कहीं अंदर तक समा चुकी थी। वो उसे बिल्कुल भी भुला नहीं पा रही थी और जब भी उस सोन जूही की लता को देखती तो अनायास ही सही मगर उन्हें गिल्लू की याद आ जाया करती थी। प्रश्न संख्या 2 है, पाठ के आधार पर कौवे को एक साथ समादरित और अनादरित प्राणी क्यों कहा गया है? समादरित यानी कि जहां पर उसे आदर सहित, ठीक है, और अनादरित जहां पर उसका अनादर किया जाए। ठीक है, ये दो चीजें बताई। देखिए, समादरित वो सिर्फ उन श्राद्ध के 15 दिनों में होता है जब हम कौवे को अपने पूर्वजों के रूप में देखते हैं कि वो आते हैं, उनके लिए हम खाना परोसते हैं, वो लोग खाते हैं, उस समय उनको बहुत आदर भाव दिया जाता है। लेकिन अनादरित वो पूरा हमेशा टाइम रहते हैं। एक तो उनकी कर्कश आवाज़, दूसरा जो है उनके घर पर आकर बैठना हम लोग कोई नहीं पसंद करते। ठीक है ना, तो इस तरीके से वो समादरित भी हैं यानी कि उन्हें आदर भी दिया जा रहा है और अनादरित भी हैं यानी कि अनादर भी किया जा रहा है। कौवे को समादरित इसलिए कहा गया है क्योंकि पितृपक्ष में इनका आना शुभ माना जाता है। अब क्या होता है ना, पितृपक्ष वो 15 दिन होते हैं जिन दिनों में हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, तो उनके लिए भोज बनाकर रखा जाता है। बहुत जगह अलग अलग कहते हैं ना कि कुछ फेवरेट फूड्स रहते हैं जो भी जिनको भी हम दे रहे हैं, तो उनके लिए कुछ भोजन बनाकर रख दिया जाता है और कौवों को अगर आकर उन्हें खाते हैं तो कहते हैं कि हाँ पितृ संतुष्ट हुए, उन्होंने खाना खा लिया, ऐसा माना जाता है। तो ठीक है, उन 15 दिनों में इनको बहुत ज़्यादा आदर सम्मान मिलता है और उनका आना शुभ भी माना जाता है कि ये कौवे ना होकर हमारे पुरखे हैं यानी कि पूर्वज हैं। साथ ही यह अनादरित प्राणी भी कहलाता है। समादरित तो हो गया पितृपक्ष के 15 दिन में, लेकिन उसके अलावा ये बाकी टाइम अनादरित रहता है यानी कि इसका इतना मान सम्मान नहीं किया जाता है क्योंकि इसकी कर्कश आवाज काव काव को अच्छा नहीं माना जाता। हालांकि किसी प्रियजन के आने की सूचना यह अपनी कर्कश आवाज में ही देता है। अगर आजकल के समय में देखा जाए, हमारे घर पर आकर कोई कौवा बैठे, हम भगा देंगे, भैया अभी कोई मेहमान नहीं आए, बहुत बिजी है हम, कोई मेहमान आ जाता है तो उतना टाइम जाता है, सब कुछ जाता है। तो आजकल के समय में लोगों के पास इतना समय नहीं है कि भैया गेस्ट को हम एंटरटेन कर सकें। ठीक है, 1 घंटे 2 घंटे के लिए तो वो एंटरटेनमेंट चलता है, लेकिन अगर कई दिन के लिए हो तो वो हम लोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि आजकल समय की बहुत शॉर्टेज होने लगी है। अब ये सारी चीज़, और दूसरा उसकी वो जो कर्कश आवाज़ काव 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 की होती है वो हम लोग को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो अगर कहीं घर के आसपास बैठा भी होता है तो उड़ा देते हैं हुश करके, उड़ जाओ, तो उस समय एक तरीके से उसका अनादर किया जा रहा है। तो देखा ना, कौवा समादरित भी है यानी कि उसका सम्मान भी किया जा रहा है, उसको अनादरित। अब इस पाठ में कौवे क्या इंसिडेंस आया क्यों था? क्योंकि गिल्लू जो उनको सोनजूही की लता के नीचे एक पेड़ की दीवार की दरार में मिला था, उसे जो है घायल कौन कर रहा था? कौन उसे अपना भोजन बनाना चाह रहा था? कौवे उसे अपना भोजन बनाना चाह रहे थे। उसे चोंच मार मार के उसे जो है वहां से हटाने की कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से वो उसको जो है खा ले, लेकिन लेखिका ने देख लिया और उसको उसकी मरहम पट्टी करके उसको पाल लिया था। प्रश्न संख्या 3 है, गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार किस प्रकार किया गया? अब गिलहरी का जो वो छोटा सा बच्चा जिसे कौवे चोंच मारकर घायल कर रहे थे, जब लेखिका ने देखा, उसे उठाया, एक रूही के उसमें रखा, उसको खून थे तो पेंसिलिन की दवा लेकर उसके घाव को साफ किया, उसे दवा वगैरह लगाई और कहीं जाकर तीसरे दिन उसकी आंख, बड़ी मुश्किल से तीसरे दिन उसके मुंह में एक पानी की बूंद जा पाई थी।
तब कहीं जाकर धीरे धीरे उसने आंखें खोली और वो लेखिका को पहचानने लगा था। तो देखिए क्या है, गिलहरी के घायल बच्चे को लेखिका धीरे से उठाकर अपने कमरे में लाई। ठीक है, चूंकि वो बहुत घायल था और बहुत, गिलहरी छोटी सी होती है तो बच्चा तो उसका और छोटा सा होगा, तो बहुत ध्यान से उठा के उसे अपने कमरे में लेके आई। फिर रुई से रक्त पोंछकर उसके घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। ठीक है, चूंकि कौवों ने उसको बहुत ज़्यादा घायल कर दिया था तो खून भी तो उसको था, तो पहले तो उसका रुई से सारा खून साफ किया, फिर पेंसिलिन नामक दवा लगाई ताकि वो बच जाए। रुई की पतली बत्ती दूध में भिगोकर उसके नन्हे मुंह में लगाई। फिर क्या किया, अब चूंकि वो बहुत छोटा है, अब चूंकि अपने घर से, अपने जहाँ से भी वो बिछुड़ गया है, तो अब इतना छोटा है कि हम ऐसे उसको दूध नहीं पिला सकते कि चम्मच से पिला दें। तो दूध, एक पतली सी रुई की लंबी सी बत्ती बनाई, उसमें दूध ऐसे करके लगाते, फिर उसके मुंह में ऐसे करके डालते। पर दूध की बूंदें मुंह के दोनों तरफ से गिर गई। अब चूंकि वो घायल था, इतना केपेबल नहीं था कि पी पाता, तो दोनों तरफ से उसके मुंह से दूध चला गया। कई घंटों के उपचार के बाद मुंह में पानी की एक बूंद जा पाई और वह स्वस्थ महसूस कर रहा था। कई घंटों तक उसकी देखभाल करी गई, सब कुछ किया गया, तब कहीं जाकर धीरे से पानी की एक बूंद गई। फिर धीरे धीरे उपचार करते करते करके कहीं तीसरे दिन उसने अपनी आंखें खोली थी और छोटे छोटे पंजों से उसने जो है क्या किया था, हमारी कवयित्री की, यानी कि हमारी लेखिका जो है महादेवी वर्मा, उनकी उंगली को पकड़ लिया था। और इस तरीके से वो एकदम, क्या कहते हैं ना, अधमरी अवस्था में जो गिल्लू लेखिका के पास आया था, वो तीसरे दिन जाकर कहीं अपनी आंखों को खोल पाया। और अपनी आंखों को खोलते ही उसने जिसे पहचाना वो थी माँ के रूप में हमारी लेखिका। प्रश्न संख्या 4 है, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था? अब लेखिका जब भी लिखने के लिए कुछ बैठे, तो अब गिल्लू को तो ये था कि भाई वो किसी तरीके से लेखिका उसके ऊपर ध्यान दे, तो वो क्या करता, लेखिका के पैर तक आता और सर से पर्दे पर चढ़ जाता, फिर उसके बाद लेखिका के पैरों तक आता, फिर सर से पर्दे पर चढ़ जाता, और ऐसा क्रम जो है वो तब तक जारी रखता जब तक लेखिका उठकर उसे पकड़कर एक लिफाफे के अंदर बंद नहीं कर देती, क्योंकि वो लेखिका को काम नहीं करने देता था, पूरी तरीके से करता रहा। भाई इस तरीके से ऊपर नीचे करेगा तो लेखिका ध्यान से कुछ जो अपना लेखन कार्य है वो तो नहीं कर पाएंगी, इसलिए उसको उठाकर वो एक कागज के लिफाफे में बंद कर देती थी और उसी में उसको खाने के लिए भी दे दिया करती थी। लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू उसके पैर तक आकर सर्र से पर्दे पर चढ़ जाता, पर्दे तो उसको तुरंत पैर तक आए, फिर ऊपर पर्दे पर चढ़ जाए, फिर उसी तेजी से उतरता। उसके दौड़ने का यह क्रम तब तक चलता रहता जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए ना उठती, यानी कि जब तक उठ के उसको पकड़ ना ले तब तक वो बार बार यही चीज करता रहता, क्योंकि ताकि लेखिका उसके ऊपर ध्यान दे। प्रश्न संख्या 5 है, गिल्लू को मुक्त करने की आवश्यकता क्यों समझी गई और उसके लिए लेखिका ने क्या उपाय किया? गिल्लू बहुत छोटा था, तो जब से आया था वो लेखिका के कमरे में ही रहता था, वहीं पर लेखिका ने एक झूला लगा दिया था, उसी पे रुई का एक बिस्तर बनाकर उसके लिए इंतजाम कर दिया था। लेकिन जैसे जैसे गिल्लू बड़ा हुआ वैसे बाहर जो सोनजूही की लता थी उस पर खेल रही गिलहरियों ने भी ये ध्यान दिया कि अंदर कमरे में भी एक गिलहरी है, तो वो सभी क्या आ जाती थी, वो सब खिड़की पर, लेखिका कमरे में एक खिड़की थी, वो खिड़की पे जाली लगी थी, तो वो सभी जाली पे आ जाती, चिक 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 करके बुलाती, तो गिल्लू भी आकर्षित होता। अब फिर धीरे से क्या हुआ कि लेखिका ने देखा कि बाहरी संसार भी जो है वो गिल्लू को बुला रहा है, तो लेखिका ने क्या किया, खिड़की की एक तरफ की जाली की कीलियां निकाल के हल्का सा एक रास्ता बना दिया जो गिल्लू के आने जाने के लिए था। तो गिल्लू कमरे में रहता था, लेकिन जब चाहे तो वो उस सुराख से बाहर चला जाता, बाकी गिलहरियों के साथ खेलता, क्योंकि देखिए कोई भी प्राणी हो वो अपने जैसे प्राणियों की कम्युनिटी में ज़रूर रहना चाहता है, अकेला नहीं रह सकता, ना ही किसी और प्राणी के साथ रह सकता है, तो उसे अपने जैसे प्राणियों की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो गिलहरी भी कुछ ऐसा ही था, वो रह तो लेखिका के साथ रहा था, सब कुछ था, लेकिन बाकी गिलहरियों के साथ उसका रहना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए लेखिका ने उसके बाहर आने जाने का प्रबंध कर दिया था।
लेखिका ने देखा कि वसंत के समय बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक 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 करके कुछ कहने लगी। अब मौसम था बसंत का, तो वो सभी क्या आती थी, जाली खिड़की आती और चिक चिक करके वो गिल्लू को बुलाने की कोशिश करती, जिससे गिल्लू उनकी ओर आकर्षित हुआ। गिल्लू को जाली के पास बैठ अपने पन से बाहर झांकते हुए देखकर लेखिका को लगा कि गिल्लू को मुक्त कर देना चाहिए। वैसे लेखिका ने उसे कहीं कैद करके नहीं रखा था, लेकिन हाँ, वो एक सेफ्टी पर्पस से होता है ना कि भाई वो हमें जिस मिली कंडीशन में मिला था उस कंडीशन में बेहतर था कि बाहर के प्राणी कहीं उसके ऊपर आक्रमण न कर दें, इसलिए बाहरी संसार से कहीं ना कहीं बचा कर रखा था। तो लेखिका ने सोचा कि चलो हम खोल देते हैं, बाहर चला गया तो चला गया, आया तो आया, है ना। तो इसीलिए लेखिका ने सोचा कि हम इसको आज़ाद कर देते हैं, क्योंकि इसका बाहर दूसरे प्राणियों के साथ रहना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए लेखिका ने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया, जिससे गिल्लू के बाहर जाने का मार्ग खुल गया। तो क्या होता कि अब लेखिका हर समय तो रहती नहीं थी, लेखिका ना रहे तो वो बाहर खेलता रहता, और जब उसके आराम करने का समय होता तो वो उसी छिद्र से अंदर आ जाता और आकर आराम करता। तो इस तरीके से जो है गिल्लू के बाहर आने जाने का रास्ता उस खिड़की से लेखिका ने बना दिया, और गिल्लू अपने जैसे प्राणियों के साथ हिलने मिलने और घुलने लगा था। प्रश्न संख्या 6 है, गिल्लू किन अर्थों में परिचारिका की भूमिका निभा रहा था? परिचारिका मतलब होता है नर्स। अब लेखिका का एक बार हो गया एक्सीडेंट, यानी कि दुर्घटना हो गई, कार एक्सीडेंट हो गई थी उनकी, तो उसके लिए उन्हें कई दिनों तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा। अब हॉस्पिटल में रहने के बाद जब वो वापस घर आई, जितने दिन तो वो नहीं थी, तो गिल्लू बहुत परेशान रहता। जैसे ही कोई आता दरवाज़ा खोलता तो गिल्लू को लगता कि लेखिका आ गई, वो दौड़ कर जाता, लेकिन जब देखता लेखिका नहीं है तो वह वापस अपने जो है झूले में चला आता। सबने उसे खाने के लिए उसका मनपसंद खाना काजू दिया, लेकिन उसने नहीं खाया। वो लेखिका का ही इंतज़ार करता रहा, और कुछ दिन जब अस्पताल में रहने के बाद लेखिका घर आई तो वो अपने कमरे में आराम करती थी। उस दौरान गिल्लू अपने झूले से उतरकर लेखिका के सिरहाने आकर बैठता और अपने छोटे छोटे हाथों से, छोटे छोटे पंजों हाथों से वो लेखिका के सर में ऐसे ऐसे सहलाता रहता। तो उसकी वो सहलाहट जो है लेखिका के लिए कहीं ना कहीं एक नर्स जैसी थी, जैसे लगता कि कोई उसकी सेवा में लगा हुआ है, कोई उसकी देखभाल कर रहा है, ऐसा लेखिका को एहसास होता था। लेखिका जब मोटर दुर्घटना में आहत होने के कारण कुछ दिन अस्पताल में रहकर घर आई तो गिल्लू तकिए पर सिरहाने बैठकर, भाई हमारी लेखिका क्या होती थी, लेटी रहती थी, तो उसी तकिए पर आकर बैठ जाता। अपने नन्हे नन्हे पंजों से लेखिका के सिर और बालों को धीरे धीरे सहलाता। सिर को और बालों को क्या करता, वो धीरे धीरे सहलाने की कोशिश करता, ठीक एक सेविका की तरह। कैसे? एक जैसे सेविका मतलब जैसे नर्स होती है, नर्स कैसे कैसे ध्यान रखती है, हर एक चीज़ का ख्याल रखती है कि पेशेंट को किसी तरह की परेशानी नहीं हो, कुछ हो। जैसे हमारा कोई नज़दीकी अगर बीमार पड़ जाता है, कुछ हो जाता है, तो हम उसकी कैसे देखभाल करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से गिल्लू भी उनकी सेवा कर रहा था। इस तरह गिल्लू एक परिचारिका की भूमिका निभा रहा था। तो लेखिका को खुद इस चीज़ का एहसास हो रहा था जैसे गिल्लू उनके साथ वैसे है जैसे कोई नर्स उनके साथ रहती है और उनका ध्यान रखती है। प्रश्न संख्या 7 है, गिल्लू की किन चेष्टाओं से यह आभास मिलने लगा कि अब वह अंत समय समीप आ गया है? गिल्लू ने खाना खाना छोड़ दिया था, उसका प्रिय जो भोजन काजू था उसने खाना नहीं खाया, वो बाहर जाना उसने छोड़ दिया, बाकी गिलहरियों के साथ वो जो बाहर आता जाता था वो उसने छोड़ दिया। फिर जिस रात वो आखिरी उसकी रात थी, वो अपने झूले को छोड़कर लेखिका के पास आ गया और लेखिका की उंगली पकड़कर ही वो रहा, और सुबह की पहली किरण के साथ जो है उसने अपने प्राण त्याग दिए थे। वो ठंडे ठंडे पंजों से लेखिका की उसी उंगली को पकड़ा रहा जिस उंगली में जब वो होश आया था, जब उनके पास आया था घायल अवस्था में, तो जब उसे होश आया था उन्हीं ठंडे पंजों से जो लेखिका की उंगली पकड़ी थी, उसी पंजे से ठीक उसने अपने उंगली को पकड़कर अपने प्राणों को त्यागा था, बिल्कुल एज इट इज उसी तरीके से। गिल्लू अपनी दैनिक दिनचर्या के अनुसार कार्य नहीं कर रहा था।
अब जैसे उसको मौत का आभास हो गया था, तो जैसे बाहर खेलने जाना है, खाना खाना है, वो सारी चीज़ें उसने धीरे धीरे करना बंद कर दिया था। उसने दिन भर ना कुछ खाया ना बाहर गया। रात में जीवन के अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर लेखिका के बिस्तर पर आ गया। ठीक है, अब उसको अंदर से एहसास हो गया था, तो वो अपना झूला छोड़कर कहाँ आ गया था? लेखिका के बिस्तर पर आ गया। ठंडे पंजों से उसकी उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया। अपने उन्हीं को लेखिका के उंगली पकड़ी और उसी हाथ पे, जैसे जैसे ये अब गिलहरी आएगा तो क्या करेगा, वो ऐसे उंगली पकड़ेगा और ऐसे ही हाथ से चिपक जाएगा, तो ऐसे चिपक गया। लेखिका ने गर्माहट देने के लिए हीटर भी जलाया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। चूंकि वो धीरे धीरे अब उसके प्राण जा रहे थे, तो शरीर ठंडा पड़ रहा था, तो उसे लगा कि चलो हीटर देके थोड़ी गर्माहट दें, लेकिन नहीं, कोई लाभ नहीं हुआ। इससे आभास होने लगा था कि गिल्लू का अंत समीप आ गया, क्योंकि लेखिका भी जानती थी कि गिलहरी का जीवन मात्र 2 वर्ष का होता है। तो अब मतलब ज़्यादा समय उसके पास बचा नहीं है। ये बात उसकी हरकतों से लेखिका को भी समझ में आ गया। लेखिका ने बहुत कोशिश करी, लेकिन उससे फ़ायदा कुछ नहीं हुआ, और सुबह की पहली किरण के साथ गिल्लू हमेशा के लिए लेखिका को छोड़कर चला गया था। प्रश्न संख्या 8 है, प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया का आश्रय स्पष्ट कीजिए। गिल्लू की मौत सूरज की पहली किरण के साथ हो गई। इस बात को लेखिका ने बहुत अच्छे शब्दों में बताया। ये वही लाइन है, तो इसका सीधे सीधे आश्रय ये निकलता है, प्रभात अर्थात सुबह की पहली किरण के साथ इस जैसे ही पहली किरण ने धरती को छुआ, उसी के साथ ही गिल्लू जो है वो इस जीवन से विदा लेकर, इस धरती से विदा लेकर किसी और लोक में जन्म लेने के लिए जा चुका था, यानी कि उसकी मृत्यु हो चुकी थी। ये बात लेखिका ने बतानी चाहिए। इस कथन का आश्रय है कि गिल्लू की मृत्यु हो गई है और वह लेखिका से अंतिम विदा लेकर चला गया है। चूंकि रात में तो उतर आया था, तो वो सारी रात लेखिका के साथ था, लेकिन सुबह वो जा चुका था। लेखिका को यह विश्वास है कि उसकी आत्मा किसी न किसी रूप में पुनर्जीवित होगी। इसी आस में लेखिका ने उसे क्या किया था, उसे सोन जूही की लता के नीचे दफनाया था कि एक दिन इसी सोन जूही की लता में वसंत में एक पीली कली के रूप में गिल्लू फिर से वापस आएगा। तो यही विश्वास उन्हें ये काम करवाता है। सोन जूही की लता के नीचे बनी गिल्लू की समाधि से लेखिका के मन में किस विश्वास का जन्म होता है? वही विश्वास जो मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि वो सोन जूही की लता जो है गिल्लू को बहुत प्रिय थी, उसके खेलने का प्रिय स्थान था, वहीं पर वो बाकी गिलहरियों के साथ खेलता रहता था। तो लेखिका ने यही सोचकर उसे उस जो है सोन जूही की लता के नीचे दफनाया कि एक ना एक दिन वसंत में जब वो एक पीली कली खिलेगी, तो उसी के माध्यम से ये गिल्लू जो है वो वापस आ जाएगा मेरे पास। इसी विश्वास के साथ उन्होंने उसे सोन जूही की लता के नीचे दफनाया था। लेखिका के मन में ये विश्वास था कि शायद एक दिन गिल्लू किसी सोन जूही की बेल पर पीले चटक फूल के रूप में जन्म लेगा। ठीक है, यानी कि अब सोन जूही का फूल तो पीला होता है, वसंत ऋतु में पीले का महत्व भी होता है, तो उन्हें ये विश्वास था कि वो उस पीले फूल के रूप में जन्म लेगा दोबारा। यही कारण था कि सोन जूही में लगी पीली कली को देखकर लेखिका को गिल्लू की याद आई थी। अब ये सारी गिल्लू की कहानी उन्होंने हमें तब बताई जब उन्होंने सोन जूही पर बसंत में उस कली को लगे हुए देखा था, तो उन्हें गिल्लू की याद आई और तब उन्होंने हमें ये कहानी पूरी सुनाई गिल्लू के बारे में। ठीक है, तो ये थे हमारे प्यारे से गिल्लू, जिनके बारे में हमने एक्सप्लेनेशन में भी जाना और क्वेश्चंस में भी देखा। तो क्वेश्चंस ज़्यादा टफ नहीं थे, लेकिन हाँ, इससे बनने वाले क्वेश्चन बहुत सारे हैं जिन्हें हम जल्द ही आपके लिए लेकर आएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वे में। याद रखिए, इस बुक से आपके पास में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आने नहीं हैं, इनसे सिर्फ आपके क्या आएंगे, वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे, तो उनकी प्रैक्टिस भी मैं आपको जल्द ही कराऊंगी। ठीक है, तो ये हमारा पहला चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो गया, जहाँ पर हमने गिल्लू चैप्टर को पूरा एक्सप्लेनेशन देखा, फिर एनसीईआरटी क्वेश्चंस किए। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है स्मृति। ठीक है,
हमारे लेखक श्रीराम शर्मा जी की याद का एक बहुत ही अच्छा अंश हम देखने जा रहे हैं कि उनके बचपन में घटी एक घटना को, जिसे हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि सेकेंड चैप्टर में। मिलते हैं जल्दी ही उस सेकेंड चैप्टर के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।